नमस्कार। आइए आज सुनते हैं विश्वासघाता की आगे की कहानी। अमिता का पेपर बिगड़ने के बाद विकी मामा ने अमिता से जो एप्लीकेशन लिखवाई उस पर सभी लड़कियों के हस्ताक्षर करवा के अमिता ने उसे प्रिंसिपल तक पहुंचा दिया था। परीक्षा के अंतिम दिन नोटिस बोर्ड पर जब वह सूचना देखी तो हम लोगों के हर्ष और आश्चर्य का पारावार न रहा। लगा कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली हो। विकी मामा, हम लोगों का अंग्रेजी का फर्स्ट पेपर फिर से हो रहा है। घर आते ही मैंने खुशी से उछलते हुए बताया। अरे वह तो होना ही था, वह इत्मीनान से बोले। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ऐसा ही होगा, और तुम तो जानती हो डॉक्टर विवेक कुमार कभी गलत नहीं कहते। बड़े आए, मैंने कहा और मुंह पिचका दिया। गिरीश कमरे में गुमसुम बैठा हुआ था। मेरा चूड़ियों वाला फिक्रा उसे चुभ गया था शायद। उसका मन दूसरी ओर मोड़ने के लिए मैंने उसके पास जाकर कहा, वह एक्सरे का क्या हुआ भैया? आज निकलवाना था ना? हाँ, आज 3 बजे मित्तल ने समय दिया है, उसने मुझे बुझे स्वर में कहा। अकेले उसे संभाल लोगे ना? आज मेरा जाने का मन नहीं है। अस्पताल में पता नहीं कैसा जी होने लगता है। वह कोई अस्पताल में थोड़े है भाभी। फिर भी मेरी ज़रूरत न समझो तो मैं घर पर ही रह जाऊं। मेरा साथ वैसे भी किसी काम का नहीं है। खुद भी नर्वस होती हूँ और दूसरों को भी परेशान करती हूँ। कल तुम थे, इसी से इतना सह गई। तुम्हारे भाई साहब होते तो पता नहीं कितनी डांट पड़ती। उसका मूड कुछ ठीक हो चला था। उसकी सहज सलज्ज मुस्कान चेहरे पर तैर आई थी। बोला, आप घर पर ही रह जाएं तो अच्छा है। भाई साहब को आज आना भी है। कुणाल की चिंता ना करें, आज तो उसका पाँव काफ़ी ठीक है, नहीं तो मैं पड़ोस से विनोद को ले लूँगा। भाई साहब का कारण बहुत बढ़िया था। मैं निसंकोच घर पर रह गई। वहाँ जाकर प्रतिपल तनाव झेलने से तो अच्छा यही था। किचन में व्यस्त रहो तो दुश्चिंताएं अपने आप दूर भाग जाती हैं। 2 दिन से खाने का नाटक ही तो हो रहा है। उन दोनों को एक्सरे क्लिनिक भेजकर मैं मनोयोग से किचन में जुट गई। खाना बनाकर रसोई से निकली ही थी कि दरवाजे पर रिक्शा रुका। दरवाज़ा खोलूं तब तक इनका सूटकेस सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। उसे अंदर रखकर लौटी तो देखा कि गिरीश कुणाल को गोद में लिए हुए आ रहा है। अरे, आश्चर्य से बस इतना ही कह पाई मैं। भाई साहब जाते समय ही कॉर्नर पर मिल गए थे तो फिर हमारे साथ ही हो लिए थे, गिरीश ने बतलाया। और अब कहाँ रह गए? रिपोर्ट के लिए रुके हैं, फिर शायद डॉक्टर मिश्रा के पास भी जाएंगे, इसीलिए मैं कुणाल को लेकर चला आया। सोचा देर होगी तो आप परेशान हो जाएंगी। परेशान? उतनी देर में तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन कर चुकती। गिरीश सचमुच बहुत समझदार लड़का है, भाभी को बहुत अच्छे से पहचानता है। मुझे तो इन पर कोफ्त हो रही थी। इतनी हड़बड़ी क्या थी मिश्रा के यहाँ जाने की? उनके लिए तो हर बात पत्थर की लकीर होती है, जो कह दिया उसे करके ही छोड़ेंगे। ये पूरे 1.5 घंटे बाद घर लौटे। साथ में डॉक्टर साहब भी थे। आते ही बोले, भाभी जी मिठाई खिलाइए, आपके लड़के का पैर एकदम ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर तो नहीं है? मैंने हौले से पूछा। कंपाउंड फ्रैक्चर की छोड़िए, डिसलोकेशन भी नहीं है जिसका डर था, बस जरा सा स्प्रेन है। मैंने गिरीश को बता दिया है मुन्ना पहलवान के बारे में। ही इज़ एन एक्सपर्ट। 8 दिन में आपका बच्चा दौड़ने लगेगा। शुक्र है भगवान का। मैंने मन ही मन हाथ जोड़े और कहा, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। भगवान ने आपको इतना उपजाऊ दिमाग दिया है कि सिवा सोचने के आप कर भी क्या सकती हैं, ये बोली। स्वर में व्यंग से ज़्यादा रोष था। समझे डॉक्टर, कुणाल की मम्मी के लिए हर चोट टिटनेस है, हर घाव कैंसर है, छींक आती है तो इन्हें स्नोफीलिया की आशंका होने लगती है, खांसी आने पर ब्रोंकाइटिस निश्चित है, पेट में दर्द हो तो गैस्ट्रोएंट्राइटिस का खतरा पैदा हो जाता है, फिर हर बुखार का टाइफाइड और निमोनिया का होना तो मामूली बात है। इनके घर वालों ने इन्हें डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, यही समझ में नहीं आता। आधी बीमारियां तो इन्हें मुंह जवानी याद हैं, अब ये नया नाम और याद हो गया है, कंपाउंड फ्रैक्चर। अब तो इस घर में धीरे से कोई फिसल भी नहीं सकता, तुरंत कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाएगा।
पता नहीं कैसा दिमाग पाया है, अच्छी बात तो मन में आती ही नहीं। ये गुस्से में बोले चले जा रहे थे और डॉक्टर साहब इनकी झल्लाहट का लुत्फ उठा रहे थे। बेचारे गिरीश से भाभी की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। धीरे से बोला, दरअसल मिसेस सान्याल ने भाभी को डरा दिया था। अरे डर तो ये जन्म से साथ लेकर आई हैं, इन्हें क्या कोई डराएगा, इन्होंने पलट कर कहा तो बेचारा सिर पिटाकर चुप हो गया। आखिरकार डॉक्टर साहब को ही दया आ गई। उठते हुए बोले, सफ़र से थका आ रहा है, आया है ना, इसी से ज़रा बौखलाया हुआ है। अब तो आप जल्दी से इसे गर्मा गर्म खाना दीजिए, तभी इसका दिमाग ठंडा होगा। वैसे भी फाइलों से चिपका रहने वाला बौड़म जीव है, भावुकता की परिभाषा तो जानता ही नहीं है। उसे क्या मालूम कि वेयर लव इज़ ग्रेट फियर इज़ ग्रेटर। ठीक तो बोल रहा हूँ ना कि सब कुछ उलट पुलट कर दिया। वातावरण को इस तरह हल्का बनाकर उन्होंने विदा ली तो मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। इसे कहते हैं डॉक्टर जो शरीर की ही नहीं मन की भी नब्ज पकड़ सके। सच तो कहा था उन्होंने, प्यार ही तो सारी चिंताओं को जन्म देता है। अति स्नेह पाप शंकी। घर बाहर रोज इतनी घटनाएं देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, पर एक शुष्क सहानुभूति के अतिरिक्त मन में कुछ नहीं उपजता। पर ममता का एक नन्हा सा धागा भी जुड़ा हुआ हो तो मन तार तार होने लगता है। उस बार चाचा और पापा नरसिंहगढ़ किसी बारात में गए हुए थे। दूसरे ही दिन नई दुनिया में समाचार पढ़ा कि भोपाल नरसिंहगढ़ मार्ग पर बारात वाली एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हमने पढ़ा और रोना शुरू कर दिया। मेरे लिए तो खैर रोना अब एक आदत सी बन गई थी, पर चाची भी सुबकने लगी तो मेरे हाथ पांव फूल गए। ठीक से पता करने के लिए मैंने शादी वाले घर में फ़ोन लगाया तो वहाँ यह आलम था कि किसी ने समाचार पत्र देखा ही नहीं था। मेरा फ़ोन जाते ही वहाँ पर भी कोहराम मच गया। फिर तो फ़ोन और संदेश वाहकों से निपटते निपटते बेहाल हो गए हम लोग। उस दिन विकी मामा ने क्या डांट लगाई थी, उफ। चाची को भी उस रोज़ नहीं छोड़ा था। बोले, तुम लोगों के दिमाग में क्या भूसा भरा है जो तिल का एकदम ताड़ बना लेती हो? रोने की इतनी क्यों जल्दी पड़ती है तुम लोगों को? संभव असंभव कुछ तो सोचा करो। कल अकेले इंदौर में 1500 शादियां थीं। इसी से अंदाज लगा लो कि पूरे देश भर में कितनी शादियां होंगी। उस राजमार्ग से बारात वाली कितनी बसें गुजरी होंगी। पेपर में यह भी नहीं लिखा है कि बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, दुर्घटना किस तारीख को किस समय हुई है। लिखा भी होता तो पढ़ने का होश किसे था। सारी कॉमन सेंस ताक पर रखकर बस दोनों की दोनों रोने बैठ गई। खुद को अता पता कुछ मालूम है नहीं, उस पर अक्लमंदी यह है कि भाटिया साहब के यहाँ भी तूफान बरपा दिया। अब एक बात कान खोलकर सुन लो, शाम तक दोनों लोग सकुशल लौट आएंगे, जब तक कोई भी आवाज़ नहीं निकालेगा। अगर यह मंजूर ना हो तो मैं नीटू कीटू को लेकर कश्यप के यहाँ चला जाऊंगा और तुम लोग बैठी सर कूटती रहना। कम से कम बच्चे तो उस नज़ारे से बच जाएंगे। उनकी डांट से तो नहीं, हाँ उनके आश्वासन से हमारे शोक का आवेग थम गया था। बारात रात 10 बजे तक लौटी थी, पर उससे पहले ही चाचा का टेलीग्राम पहुंच चुका था। यहाँ के हालत की कल्पना उन्होंने पेपर पढ़कर कर ली होगी शायद। वह टेलीग्राम हमारी ओर उछालते हुए उन्होंने विजयी मुस्कान के साथ कहा, देखो मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं हुआ है, ऑल इज़ वेल। अरे भाई, डॉक्टर विवेक कुमार कभी गलत नहीं कहते हैं, पर तुम लोगों को सब्र कहाँ। बाद में किसी दिन वाजपेयी जी की इंदू मिली थी। उसने बतलाया कि विकी मामा भी उस दिन बुरी तरह घबरा गए थे। इंदू के यहाँ बैठकर न जाने कहाँ कहाँ ट्रंक कॉल लगाते रहे, पेपर वालों से पुलिस वालों से फ़ोन पर पूछताछ करते रहे। उसका हवाला देते हुए मैंने चिढ़ाया, डॉक्टर विवेक कुमार आपकी सब पोल खुल गई है। वे बुरी तरह झेप गए। बोले, अम्मी मैं सचमुच बहुत डर गया था। जब अपना कोई इन्वॉल्व हो ना तो बुरी बुरी शंकाएं मन को घेरने लगती हैं, पर उस समय तुम दोनों को अगर चुप न कराता तो तुम लोग रो रो कर मुझे पागल कर देती। उस दिन बहुत अपने से लगे थे विकी मामा। सुनो, इसके हाथ गर्म तो नहीं लग रहे हैं। रसोई बंद करके मैंने बेडरूम में पाँव रखा ही था कि इन्होंने बुलाया। देखा कुणाल महाशय दुबक कर
पापा की गोद में सो गए हैं और पिताश्री चिंतातुर मुद्रा लिए हुए उसके शरीर पर हाथ फेर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से इतने अटैच हैं कि कभी कभी तो ईर्ष्या होने लगती है। फिर इस बार तो 7-8 दिन का लंबा विछोह था। हाथ देखने की अपेक्षा मैं थर्मामीटर उठा लाई। बुखार 101 पॉइंट कुछ था। स्वभावतः हम दोनों ही चिंतित हो उठे। मैं मिश्रा को फ़ोन करता हूँ, वे बोले। इतनी रात को 9:30 हो रहे हैं। 9:30 कोई बहुत होते हैं। इमरजेंसी हो तो डॉक्टर को आधी रात को भी जगाया जा सकता है। बशर्ते इमरजेंसी हो, मैंने कहा। पर सुनने के लिए वे रुके ही कहाँ, फ़ोन करके ही लौटे। बोले, मिश्रा कह रहा है डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एक्सर्शन है और एक्साइटमेंट है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास कल की गोलियां दे रखी हैं, कह रहा था, उसे आधी दे देना। कुणाल को दवा देना एक समस्या है, गोली तो वह निगल ही नहीं सकता। फिर से मैंने रसोई के दरवाजे खोले, इलायची पीसने वाले छोटे खरल में गोली को पीसा, उसमें शहद मिलाया, फिर कुनकुना पानी लेकर बाहर आ गई। तब तक तो कुणाल बहुत गहरी नींद में सो गया था। उसे जगाकर दवाई खिलाने की इच्छा नहीं हुई। सुनो, यहाँ स्टूल पर सब रख लेते हैं, रात में अगर जागेगा तो खिला देंगे। पर मेरी बात का उत्तर नहीं आया। कमरे में वह थे ही नहीं, और तभी चांदनी अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू मुझे उनका अता पता बता गई। धीरे से जाकर देखा, वह अपनी स्टडी में आसन पर ध्यानस्थ बैठे हैं। मेंटल पीस पर रखी हुई स्वामी जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती अपनी मंद मधुर गंध के साथ जल रही है। उनकी ध्यानस्थ मूर्ति को कुछ पल निर्निमेष देखती रही थी मैं, और फिर दबे पांव कमरे में लौट आई। अब तो उनका यह रूप परिचित सा हो गया है, पर शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगा था। उनका फर्स्ट क्लास कैरियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में उनकी योग्यता, आधुनिक वेशभूषा, सुशिक्षित परिवार, इन सब के साथ साधु सन्यासियों की तुक बैठ नहीं रही थी। अक्सर सोचती थी, ये कहाँ से इस चक्कर में आ गए। एक बार डरते डरते पूछा भी था तो बोले, आश्चर्य तो मुझे भी होता है, पर मन के किन्हीं कमज़ोर क्षणों में उनके चरणों का आश्रय ले लिया था, तब इतनी शांति मिली थी कि उस सुख से मोह सा हो गया है। अपनी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं उन्हें सौंप कर मैं बहुत हल्का अनुभव करता हूँ। उनके मुंह से ऐसी भाषा सुनना भी बड़ा विचित्र सा लगा था। वैसे स्वामी जी के दर्शन मैंने भी किए हैं। विवाह के बाद तो हम लोग गए ही थे। कुणाल को लेकर भी एक बार जाने का संयोग बना था। हर बार मुझे वह एक स्नेहशील बुजुर्ग लगे थे, बस। अद्वितीय अलौकिक ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा। इनके जैसी श्रद्धा तो मुझ में जग ही नहीं पाई। इन्होंने कहा था, उस दिन महाराज ने वह अंतः प्रेरणा न दी होती तो मैं कभी भी तुम्हें लिवा लाने का साहस नहीं कर पाता, और तुम अब तक बैठी मेरे नाम को रोती रहती। हाँ, केवल इसी बात के लिए जीवन भर स्वामी जी से उऋण नहीं हो सकूंगी। इस उपकार को मैंने अपनी सुहाग बिंदी की तरह सिर माथे धारण किया है। वह बात भी क्या सामान्य थी। आज भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह मेरी शादी की रात थी। सभी लड़कियों के जीवन में इसका महत्व होता है, पर मेरे लिए तो वह अविस्मरणीय बन गई है। पूरा दिन गहमा गहमी में बीता था। सारी शाम सहेलियों से घिरी रही थी मैं। उनकी ठिठोली, उनका प्यार, उनकी प्रशंसा मन को पुलकित करती रही थी। और प्रशंसा भी क्या एक बात की थी। खूब धूमधाम से बारात आई थी, खूब जोरदार रिसेप्शन हुआ था, उससे भी शानदार डिनर दिया गया था। कमरे में करीने से सजा दहेज सबकी प्रशंसा बटोर रहा था, तो कानपुर से आया हुआ चढ़ावा आंखों में चकाचौंध पैदा कर रहा था। और फिर दूल्हा, चाची तो कह रही थी, ईर्ष्या से जलमरी होंगी सब, तभी ना नजर लग गई। मेरा खुश होना तो सहज स्वाभाविक था, पर और लोग भी बहुत प्रसन्न थे। पापा खुश थे कि उनकी सारी जिम्मेदारियां अब समाप्त हो गई हैं। चाचा चाची खुश थे कि उन्होंने कन्यादान का पुण्य लूट लिया है। बुआ खुश थी कि उनकी लाडली अमिता को अच्छा घर-बर मिल गया है। मामा जी खुश थे कि उनकी स्वर्गवासी बहन की दोनों लड़कियां ठिकाने से लग गई हैं। हाँ, दीदी ज़रूर कुछ नाराज़ थी। एक तो उन्हें वहम था
कि इस शादी में उनसे दोगुनी तिगुनी रकम लगाई गई है। वह वैसे सच भी था, क्योंकि इस समय चाचा ने बराबरी से धन लगाया था। दीदी की शादी के समय तो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू ही की थी, फिर भैया भी उस समय पढ़ रहे थे। एक तो दीदी का मूड वैसे ही खराब था, ऊपर से नाते रिश्तेदार, खासकर महिलाएं तो आग में घी का काम कर रही थी। सुनीता से देखने सुनने में 19 ही है अमिता, पर घर भर उसे सवाया ही मिला है। इसीलिए सारी शादी में उन्होंने ऐसी बेरुखी का प्रदर्शन किया था कि चाची तो रुआंसी हो आई थी, पर बाकी सब लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मौसी ने तो कह डाला कि हमारी जिज्जी भी होती तो इतना सब नहीं कर पाती। छाया ने कुछ भी उठा नहीं रखा। होम हवन होते हवाते 1 बज गया था। मैं इतना थक गई थी कि किसी अंधेरे कमरे में चुपचाप लेट जाने का मन हो रहा था, पर उतने बड़े घर में उस समय मेरे लिए कोना भी निरापद नहीं था। फर्श पर बेतरतीब सोए हुए बच्चों के बीच कुतुब मीनार की तरह सजी सूटकेसों के किनारे मैंने अपने लिए थोड़ी सी जगह बना ली। उसी समय चाची किसी काम से कमरे में आई। वे काफ़ी थकी थकी लग रही थी। मैंने सोचा, जब बैठे बिठाए ही मैं इतना थक गई हूँ तो इनका क्या हाल होगा। उन्हें ज़बरदस्ती अपने पास बिठाते हुए मैंने कहा, थोड़ी देर बैठकर सुस्ता लो ना, सब हो तो गया है। हाँ, आपकी भावरें पड़ गईं तो सब निपट गया जैसे, उन्होंने मेरे गाल थपथपाते हुए कहा। अब तो तुम्हें विदा करने के बाद ही सुस्ताएंगे, अभी तो एक पंगत उन लोगों की बाकी है। अभी और पंगत होगी? हाँ रे, कुछ पंडिताऊ किस्म के लोग आ गए हैं ना बारात में, डिनर में शामिल नहीं हुए, पत्तलें लगाने लगे तो बोले ये सबका जुठारा हुआ खाना हम नहीं खाएंगे। फिर क्या, मिठाइयाँ छोड़कर पूरा खाना नए सिरे से बनवाया है। इतना गुस्सा आया मुझे, तंग करने की भी कोई सीमा होती है। और फिर उसी खासम खास पंगत में झमेला हो गया। कुछ लोगों ने परसने वालों की पैंट पर, खासकर चमड़े की बेल्ट पर आपत्ति उठाई। लड़के बेचारे दिन भर के थके हुए थे, कुछ कुढ़े हुए भी थे, बस ताव खा गए। खूब तू मैं हुई। अनूप ने शायद कुछ ज़्यादा ही कड़ी बात कह दी थी और वे लोग एकदम उठकर खड़े हो गए। घर के बड़े बुजुर्गों को जब तक पता चलता बात हाथ से निकल चुकी थी। उसके बाद उन्हें तरह तरह से मनाया गया, पर वे टस से मस नहीं हुए। उनकी बस एक ही जिद थी कि अनूप आकर उनसे माफ़ी मांगे, पर वह पता नहीं कहाँ अंतर्ध्यान हो गया था। दरअसल माफ़ी मांगने वाली बात नई पीढ़ी के गले नहीं उतर रही थी, पर बहस की गुंजाइश भी नहीं थी। इसलिए उदय भैया ही उसे कहीं किसी दोस्त के यहाँ छुपाए आए थे। यह सारा वृतांत तो मुझे बाद में मालूम हुआ। उस समय तो यही पता चला कि मान्यवर अतिथि किसी बात पर नाराज होकर वॉकआउट कर गए हैं और दुल्हन को साथ ले जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। संकोच के मारे किसी से कुछ पूछ भी न सकी। दबी जुबान से दीदी के सामने ही बात उठाई तो वह एकदम से फट पड़ी। बहुत ऊंचा घर था ना, बहुत कल्चर्ड लोग थे ना, अब भुगतो। दीदी की भाव भंगिमा से लगा कि वे भीतर ही भीतर बहुत खुश हो रही हैं। बेचारे चाचा, मामा जी, फूफा जी सब लोगों को साथ लेकर 2 बार जनवासे के चक्कर लगाए आए। पता चला कि वे लोग अपने निश्चय पर अडिग हैं। अब तो अनूप के माफ़ी मांगने से ही बात बनेगी और पौ फटते ही वे लोग रवाना हो जाएंगे। चाचा बिल्कुल भरे हुए लौटे थे। बोले, शौक से जाने दो उन्हें, सोचते हैं इस तरह चले जाने से बात समाप्त हो जाएगी, लेकिन जब कोर्ट में खींचूंगा ना तब अकल ठिकाने आएगी। बाकायदा वैदिक रीति से शादी हुई है, कोई मजाक नहीं है। ऐसा पछाड़ूंगा कि पानी भी न मांगेंगे। आखिर मेरी वकालत किस दिन काम आएगी। लेकिन चाचा की यह दरपोक्ति किसी के चेहरे पर खुशी नहीं ला सकी, खुद उनके चेहरे पर भी नहीं। कौन से माँ बाप समधी से कोर्ट में निपटना चाहते हैं। वे तो बेटी को खुशी खुशी विदा करने का ही सपना देखते हैं। रात कब सुबह में ढल गई पता ही न चला। घर का अजीब नज़ारा था। सारी बत्तियां भग भग जल रही थीं और थके हारे लोग जहाँ जगह जगह मिली वहीं पसर गए थे। बुआ जी एकदम टूट गई थी और सामान बांध रही थी। चाची बेचारे सारे काम छोड़ उन्हें मनाने में लगी हुई थी।
पापा का शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया था क्योंकि उन्हें ऊपर के कमरे में पहुंचा दिया गया था। चाचा और मामा जी लोग उन्हें घेर कर बैठ गए थे और उदय भैया कभी डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहे थे तो कभी केमिस्ट के यहाँ। और कल की उत्सव मूर्ति मैं एक कमरे में अनादृत सी उपेक्षित सी बैठी सब देख रही थी। अभी 2 घंटे पहले जो पलकें बोझिल हुई जा रही थीं, पर अब लग रहा था कि नींद कभी नहीं आएगी। तभी फोन की घंटी बज उठी और मेरे अभ्यस्त पैर एकदम हॉल की ओर दौड़ पड़े, पर दरवाजे पर ही ठिठक कर रह गए। क्या मेरा इस तरह दौड़कर फ़ोन उठाना ठीक लगेगा? घर में इतने लोग तो हैं। पर वहाँ जो भी थे सब के सब निढाल पड़े हुए थे। मैंने कुछ क्षण तो प्रतीक्षा की, फिर सबको लांघती फलांगती स्वयं ही पहुँच गई। हेलो, मैंने रिसीवर उठाते हुए कहा। हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज़ आई। मैं हूँ अमिता, आप कौन बोल रहे हैं? अमिता? क्या वही अमिता जिसकी शादी? हाँ वही, मैंने उस तरफ की उत्सुकता का गला घोंटते हुए कहा, पर ये 2 शब्द कहते हुए भी मेरा गला भर आया था। ओह गुड लक। सुनो अमी, तुम घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उधर से फुसफुसाहट हुई। क्या ठीक हो जाएगा? मैंने खींच कर कहा, पर तब तक फ़ोन कट चुका था। हेलो हेलो, मैंने 2-4 बार बेसब्री से कहा, पर उस ओर एकदम शांति थी। रिसीवर क्रैडल पर रखकर मैं कुछ क्षणों तक उसे पागलों की तरह घूरती रही। क्या सचमुच कोई फ़ोन आया था या मैं दिवा स्वप्न देख रही थी? ये जो इतने सारे लोग यहाँ सो रहे हैं, क्या सबके सब कुंभकर्ण हैं? फ़ोन अगर आता तो क्या किसी को सुनाई भी नहीं देता? और वह आत्मविश्वास जगाने वाला आश्वासक स्वर, वह तो निश्चय ही विकी मामा का था। वे यहाँ होते तो क्या शादी में नहीं आते, फ़ोन ही करते रह जाते? वे तो बेचारे पिछले 4 सालों से 7 समंदर पार फिलाडेल्फिया में पड़े हुए हैं। जाते हुए कितने मज़े से उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारी आँखों के लिए एक्स्ट्रा वाटर सेल की खोज करने अमेरिका जा रहा हूँ। अब यहाँ आकर देखें कि उनकी सचमुच ही ज़रूरत पड़ गई है। वे भी शायद इस बात को समझ गए होंगे, तभी तो मेरे अवचेतन से मुझे आवाज़ दे रहे हैं, अमी घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ से यंत्र चालित सी चलकर मैं उस कमरे में आ गई जहाँ मेरा दहेज करीने से लगा हुआ था। रेशमी अलगनी पर झूलती ढेरों साड़ियों के बीच वह हल्के बासंती रंग की शिफॉन अलग से चमक रही थी, जो विकी मामा ने मेरे लिए भेजी थी। कल जल्दी जल्दी में बुआ जी ने जो लाल फूल उस पर टांग दिया था, वह आंखों में बुरी तरह से चुभ रहा था, पर उनका कहना था कि बिल्कुल सूनी साड़ी अच्छी नहीं लगती। तब मैंने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया था। इस कहानी का ये भाग बस यहीं तक। अतीत की यादों में खोई अमिता के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए विश्वासगाथा का अंतिम भाग ज़रूर सुने। जल्द ही मैं इसको पोस्ट करूँगी। नमस्कार।